हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर विनोद साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अधिकार शुल्क। इस रॉयल्टी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी देखेंगे, कितने प्रकार के रॉयल्टी होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को भी देखेंगे और फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लीजी के पुस्तकों में जो लेखांकन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से। कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्थाएं दूसरों के संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए उनके द्वारा जो समझौते होते हैं उसके हिसाब से जो भी भुगतान किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि किसी संपत्ति के विशेषाधिकार के बदले में जो भुगतान किया जाता है वह रॉयल्टी कहलाता है। यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो उत्पादन के हिसाब से, बिक्री के हिसाब से या फिर प्रयोग के हिसाब से हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय के हिसाब से, एक समय पर दूसरे के संपत्ति का प्रयोग जब हम करते हैं और उसके प्रयोग का विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं और बदले में जो भी कंसिडरेशन के रूप में हम भुगतान करते हैं वही रॉयल्टी है। आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट। विशेषताओं में सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ये जो रॉयल्टी है एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। जैसे निश्चित उद्देश्य से मतलब है कि हम लोग कोई संपत्ति प्रयोग करते हैं या उसमें उत्पादन करते हैं या फिर विक्रय करते हैं। इस तरीके से हमारा जो उद्देश्य है वो पहले से निर्धारित होता है, मतलब निश्चित होता है। दूसरा है पीरियड, अवधि। यह जो रॉयल्टी है एक निश्चित अवधि पर दिया जाता है, निश्चित समय पर दिया जाता है, और यह जो समय है वार्षिक हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, समझौते। रॉयल्टी देने वाला और भूस्वामी के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के अंतर्गत रॉयल्टी देने की जो परिस्थितियां होती है, जो उनके बीच में समझौते होते हैं, इसमें रॉयल्टी किस दर से दिया जाएगा, रॉयल्टी किस समय दिया जाएगा, कब कब दिया जाएगा, और इसके अलावा और भी जो बातें हैं, जैसे जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसकी पूर्ति कब होगी, कितने समय में होगी, कितने अवधि के उपरांत होगी, इन सभी बातों के लिए पहले से उस समझौते में निर्धारित कर लिया जाता है। ये जो प्रयोग लिखा हुआ है यूज, इसका मतलब होता है कि जो रॉयल्टी हम लोग दे रहे हैं वो या तो उत्पादन के लिए दे रहे हैं या विक्रय के लिए दे रहे हैं, या इस प्रकार से किसी अन्य उद्देश्यों के लिए हम लोग उस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं और बदले में हम लोग रॉयल्टी भुगतान करते हैं। नेक्स्ट इसमें है रेट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी की दर, अधिकार शुल्क की दर। यह जो दर है इसी दर के हिसाब से हम लोग रॉयल्टी की गणना करते हैं। एग्रीमेंट में हुए समझौते के हिसाब से जो दर निर्धारित किया जाता है उसी दर से हम लोग रॉयल्टी का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब रॉयल्टी से ही है, जो भी निश्चित दर से हम लोग गणना करने के बाद जो भुगतान करते हैं भूस्वामी को, वही कंसिडरेशन कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है माइनिंग रॉयल्टी, मतलब खदान से रॉयल्टी। तो जो माइनिंग रॉयल्टी है इसकी गणना हम लोग जो माइनिंग होते हैं उससे उत्पादन करने के बाद जो निर्धारित दर होता है उसके आधार पर हम लोग इसकी गणना करते हैं। दूसरा है ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टी। ऐसी कंपनियां जो ब्रिक्स बनाती हैं, जो ईंटों का निर्माण करती हैं, वो भूस्वामी से भूमि लेकर और उसमें से जो मिट्टी निकालते हैं, जो मिट्टी निकाला जाता है उसके हिसाब से एक निर्धारित दर से रॉयल्टी की गणना की जाती है। तीसरा नेक्स्ट है इसमें ऑयल वेल रॉयल्टी। ऑयल वेल रॉयल्टी का मतलब होता है कि ऐसे खाने जहां से तेल निकाला जाता है, या उन कंपनियों के लिए जो तेल निकालने का काम करती हैं, वो जिस तरीके से तेल निकालती हैं, जिस हिसाब से निकालती हैं, उसके हिसाब से जितना उत्पादन होता है
प्रति लीटर हो सकता है, प्रति घन हो सकता है, या फिर जैसा भी निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से रॉयल्टी की गणना की जाती है। नेक्स्ट है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट का प्रयोग उत्पादन के लिए कर सकते हैं या विक्रय के लिए कर सकते हैं। जब भी हम लोग किसी के पेटेंट का प्रयोग उत्पादन के लिए या विक्रय के लिए विशेषाधिकार के रूप में करते हैं, उस विशेषाधिकार का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो वो पेटेंट रॉयल्टी कहलाता है। नेक्स्ट है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी का मतलब होता है कि कोई भी पुस्तक जिसका उत्पादन, जिसका प्रकाशन या फिर हम लोग उसका विक्रय करते हैं, उससे जो गणना की जाती है वो कॉपीराइट रॉयल्टी कहलाता है। नेक्स्ट है मशीन रॉयल्टी। मशीन के प्रयोग के हिसाब से जो दर निर्धारित किया जाता है उसके आधार पर जब गणना की जाती है तो वह मशीन रॉयल्टी कहलाता है। अगला है रॉयल्टी ऑन सेल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन या उत्पादन के विक्रय पर जो रॉयल्टी होती है, जिस मात्रा में विक्रय किया जाता है उसके हिसाब से जब रॉयल्टी की गणना की जाती है एक निर्धारित दर से, तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से रॉयल्टी की गणना कहलाती है। रॉयल्टी ऑन सेल ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क रॉयल्टी। ट्रेडमार्क के प्रयोग के हिसाब से जब रॉयल्टी की गणना की जाती है तो ट्रेडमार्क कहलाता है। इसके अलावा अन्य रॉयल्टी के रूप में अगर किसी भी संपत्ति का प्रयोग हम करते हैं, अन्य पर्पज से भी करते हैं, तो वहां पर जो भी पूर्व निर्धारित एग्रीमेंट में जैसा हम लोगों ने निर्धारित किया है उसके हिसाब से जब हम लोग रॉयल्टी की गणना करेंगे तो वो सब रॉयल्टी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो रॉयल्टी के प्रकार हैं ये अलग अलग उत्पादन से संबंधित हैं या फिर विक्रय से संबंधित है, या इस तरीके से कोई भी दूसरे की संपत्ति को यूज करने के विशेषाधिकार से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। सम टेक्निकल वर्ड्स जो हैं, कुछ इसमें जो सब प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें रॉयल्टी। रॉयल्टी की जो गणना होती है या रॉयल्टी शब्द जो यूज किया जाता है उस प्रतिफल के लिए किया जाता है जो भुगतान किया जाता है एक भूस्वामी को। तो इसकी गणना के लिए जो कंपनी उत्पादन करती है तो जितना प्रोडक्शन होता है और जो समझौते में जो एग्रीमेंट में रेट निर्धारित किया जाता है उसके आधार पर ज्ञात किया जाता है। उत्पादन को दर से गुणा करने के बाद जो अमाउंट आता है वही रॉयल्टी कहलाता है। फिर है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट एक पूर्व निर्धारित किराया है, एक न्यूनतम किराया है जो कम से कम भुगतान किया जाता है। एक रॉयल्टी देने वाले का दायित्व है या फिर एग्रीमेंट में ऐसा समझौता किया जाता है कि जो मिनिमम रेंट है एक निर्धारित किराया है जिसका भुगतान किया जाएगा। रॉयल्टी जो है ये उत्पादन के बेस पर होता है, मतलब अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो रॉयल्टी का अमाउंट भी ज्यादा होगा, उत्पादन कम होगा तो रॉयल्टी का अमाउंट भी कम होगा। किसी वर्ष में उत्पादन नहीं हुआ तो रॉयल्टी का अमाउंट नहीं होगा, नील होगा वहां पे। तो जो भूस्वामी होते हैं उनको एक मिनिमम, एक न्यूनतम किराया प्राप्त करने का अधिकार होता है, वही न्यूनतम किराया ये मिनिमम किराया कहलाता है। इसे डेड रेंट या फिर फिक्स्ड रेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य। किसी भी वर्ष में जब हमारा मिनिमम रेंट, जो मिनिमम रेंट है और रॉयल्टी से ज्यादा होता है तो वहां पर शॉर्ट वर्किंग उत्पन्न होता है। ये जो शॉर्ट वर्किंग है मतलब उस साल हम लोगों को रॉयल्टी के रूप में कम अमाउंट की गणना किया गया है और जो न्यूनतम किराया है वो ज्यादा हो गया है। तो मिनिमम रेंट में से जब रॉयल्टी को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। नेक्स्ट है सरप्लस आधिक्य। आधिक्य का मतलब है कि किसी वर्ष रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गया है और जो मिनिमम रेंट है वो कम है। ये जो अंतर की राशि है ये सरप्लस कहलाता है। मतलब जो शॉर्ट वर्किंग है उसके ठीक अपोजिट सरप्लस होता है। नेक्स्ट है अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग। ये जो शॉर्ट वर्किंग की बात हम लोग कर रहे थे, ये शॉर्ट वर्किंग की राशि को निर्धारित समय में उसको अपलिखित करने का या समायोजित करने का अधिकार रॉयल्टी देने वाले के पास रहता है। तो जो समय है या जो कितने दिनों में, कितने समय में, कितने अवधि में उसको हम लोग अपलिखित कर पाएंगे ये पूर्व निर्धारित एग्रीमेंट में बताया गया रहता है। एग्रीमेंट के समय ही ये निर्धारित कर लिया जाता है कि कितने समय में इसका भुगतान या फिर इसका समायोजन किया जाएगा।
तो इसका जो शॉर्ट वर्किंग है, इस राशि को, ये जो सरप्लस वाला राशि है, इससे हम लोग अपलिखित कर सकते हैं, उससे हम लोग समायोजित करते हैं। तो जितने अवधि में समायोजित करने को बोला गया होगा एग्रीमेंट में, उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग उसको समायोजित कर लेते हैं, और जो समायोजित नहीं हो पाता है वो अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। मतलब ऐसा शॉर्ट वर्किंग जो अपलिखित या जो समायोजित नहीं हो पाया है। तो ये थे कुछ टर्मिनोलॉजी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ लीजिंग। पट्टे लेने वाले, जो पट्टा लेने वाला है या फिर यूं कहें जो रॉयल्टी देने वाला व्यक्ति है, उसके खातों में जर्नल की प्रविष्टियां किस प्रकार की जाती है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला इसमें मैं एक चीज बता दूं कि इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। कुल मिलाकर 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस होगा जो एक वर्ष में होगा। तीनों अलग अलग हैं, तीनों हो सकते हैं किसी भी वर्ष में एक होगा। तो सबसे पहला जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, इसका मतलब होता है कि जो रॉयल्टी की राशि है वो न्यूनतम किराए से कम है। इसका मतलब हुआ कि इस वर्ष में जो उत्पादन है वह कम हुआ है और जो पूर्व निर्धारित मिनिमम किराया है वो ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल की एंट्री की जाती है उसमें पहला जो एंट्री होगा जब रॉयल्टी का अमाउंट पेएबल होता है, मतलब व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज पेएबल। जब रॉयल्टी का अमाउंट देय होता है उस समय रॉयल्टी अकाउंट डेबिट किया जाता है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को भी डेबिट किया जाता है और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जो रॉयल्टी अमाउंट है या वही रॉयल्टी है जो यहाँ पर इस तरीके से गणना कैलकुलेशन करने से आया हुआ है। शॉर्ट वर्किंग का मतलब है, ये जो शॉर्ट वर्किंग आया था मतलब मिनिमम रेंट से जब हम लोग उसको कंपेयर करते हैं तो जो अंतर की राशि आता है वह शॉर्ट वर्किंग है। और टू लैंडलॉर्ड क्रेडिट किया गया है, मतलब उस अमाउंट से जितना लैंडलॉर्ड को भुगतान किया जाएगा। दूसरा जो एंट्री है व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज पेड, मतलब जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। तो ये जो लैंडलॉर्ड अकाउंट जितना क्रेडिट किया गया अमाउंट है, यही अमाउंट यहाँ पर डेबिट किया जाता है और जब पेमेंट होता है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तीसरा जो इसमें एंट्री करना रहता है व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ये जो रॉयल्टी का अमाउंट होता है इसको वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब इसके लिए एंट्री जो होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट होता है, लाभ हानि खाता डेबिट होता है और टू रॉयल्टी अकाउंट रॉयल्टी खाते से होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिचुएशन की। तो जो दूसरा सिचुएशन है उसमें व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वर्ष में जो रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ है। तो जो रॉयल्टी हो मिनिमम रेंट से ज्यादा हुआ है उस स्थिति में हम लोग देखेंगे जो पहला एंट्री होगा व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज पेएबल, उसके लिए ये जो एंट्री यहाँ लिखा कंडीशन उसी के लिए है कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होता है और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। रॉयल्टी अकाउंट का मतलब होता है उस राशि से जो यहाँ पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, गणना करने से जो आएगा और जितना भुगतान करना होगा वो लैंडलॉर्ड अकाउंट में लिखा जाता है। दूसरा जो कंडीशन से ये लिखा हुआ है कि व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज पेएबल, मतलब जितना रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट किया गया है वही अमाउंट यहाँ पर डेबिट किया गया है और जितना भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में करेंगे बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्रेडिट में शॉर्ट वर्किंग लिखा है। ये जो शॉर्ट वर्किंग मैंने लिखा है इसका मतलब हुआ कि जिस वर्ष आधिक्य होता है, यहाँ पे आधिक्य हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, क्योंकि जो मिनिमम रेंट है वो कम है, रॉयल्टी ज्यादा है। तो जो अंतर की राशि है, जो डिफरेंस अमाउंट है, वही सरप्लस होता है हमारे लिए। इस सरप्लस अमाउंट का प्रयोग यूज हम लोग करते हैं इस शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को रिक्यूप करने के लिए या फिर समायोजन करने के लिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट समायोजन किया जाएगा वो क्रेडिट किया जाता है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से। उतनी राशि का समायोजन जितना हो पाएगा, जैसा कि एग्रीमेंट में बताया गया होगा, उसी के हिसाब से शॉर्ट वर्किंग को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है और जितना पेमेंट किया जा रहा होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया गया है।
तीसरा जो इसमें स्थिति होता है कि व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, मतलब जो रॉयल्टी की राशि है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके लिए जो एंट्री हम लोग करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट होता है, लाभ हानि खाता डेबिट होता है, टू रॉयल्टी अकाउंट, ये वही रॉयल्टी अमाउंट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट किया था, अब क्रेडिट हो जाएगा। और एक और एंट्री यहाँ पर किया गया है अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, कि अनरिक्यूप्ड का मतलब होता है, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि जो शॉर्ट वर्किंग सरप्लस से रिक्यूप्ड हो जाता है वो यहाँ पे हमने रिक्यूप्ड कर लिया है, और कोई ऐसा अमाउंट, ऐसा शॉर्ट वर्किंग अमाउंट जो रिक्यूप्ड नहीं हुआ है वो अनरिक्यूप्ड होता है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है ये वही अनरिक्यूप्ड अमाउंट है जिसका समायोजन या अपलेखन नहीं किया जा सका है। फिर ये जो तीसरा कंडीशन है इसमें व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, इसका मतलब होता है कि जो रॉयल्टी के अमाउंट है वो मिनिमम रेंट के बराबर होता है। जिस वर्ष रॉयल्टी के अमाउंट मिनिमम रेंट के बराबर होता है उस वर्ष जो हम लोग एंट्री करेंगे उसमें सबसे पहला जब रॉयल्टी के अमाउंट ड्यू होता है, मतलब पेएबल होता है, तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखा जाता है। दूसरा, जब उसका पेमेंट किया जाता है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होता है, टू बैंक अकाउंट होता है। और तीसरा, जब पीएल में ट्रांसफर किया जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट किया जाता है और टू रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो एंट्री है वो जनरल एंट्री के रूप में करते हैं, और लीजी के पुस्तकों में इस प्रकार 3 एंट्री जो सिचुएशन है उसके हिसाब से किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थैंक यू।